दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल स्टडीज़ में। और वेस्टर्न पॉलिटिकल सीरीज़ में आज हम एरिस्टोटल के नागरिकता, संपत्ति और दास के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। नागरिकता में अरस्तू ने नागरिकता को अपने राजनीतिक विश्लेषण में एक अहम केंद्र बनाया है, एक अहम भूमिका दी है। तो वो नागरिकता के बारे में बताते हैं कि भले ही राज्य का निर्माण व्यक्तियों के सहयोग से हुआ है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो नागरिक हो जाएगा। इसका मतलब कहते हैं कि भले ही समाज में बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं, बहुत सारे व्यक्तियों से ये समाज, ये राज्य बना है, लेकिन वो हर व्यक्ति नागरिक नहीं है, वो हर व्यक्ति नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकता है। तो वो शासक वर्ग को, अरस्तू जो है केवल शासक वर्ग को नागरिक अर्थात राज्य में ऐसे लोग जो प्रशासनिक कार्य में लगे हैं, जो या फिर सार्वजनिक मामलों पर वोट करते हैं, या फिर जो निर्णय निर्माण में हिस्सा लेते हैं, तो ऐसे लोग जो हैं वो नागरिकता के हकदार होंगे, नागरिकता के पात्र होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर हम आज के काल में देखें तो जो व्यक्ति किसी राज्य क्षेत्र में रहता है वो नागरिक कहलाता है। जो व्यक्ति किसी पर्टिकुलर एरिया क्षेत्र में निवास कर रहा हो, निवासी हो, वो नागरिकता कहलाता है। ऐसा अरस्तू ने बिल्कुल भी नहीं कहा है। अरस्तू ने नागरिकता के पूरे मायने ही बदल दिया। अरस्तू कहते हैं कि जो सिर्फ प्रशासनिक में लगा हुआ है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में है, जो सिर्फ सार्वजनिक मामलों पर वोट कर सकते हैं, या फिर जो डिसीजन मेकिंग में, निर्णय निर्माण में हिस्सा ले रहे हैं, वही व्यक्ति नागरिक हैं। तो अरस्तू ने सिर्फ इन्हें ही नागरिकता माना, इन्हें ही नागरिक माना और इन्हीं व्यक्तियों को नागरिकता दी है। अरस्तु नागरिकता की परिभाषा को और अच्छे तरह से बताते हुए और डिटेल में बताते हुए कहते हैं कि नागरिकता का कार्य केवल शासक के आगे नतमस्तक होना नहीं है, बल्कि शासन के संचालन में सहायता करना है। इट मीन्स शासक के साथ शासन कार्य में, जो शासन कार्य भार को संभाले, जो शासन के संचालन में सहायता दे, वो व्यक्ति भी नागरिक होगा। नागरिकता राज्य के अंतर्गत शक्ति के प्रयोग में प्रभावशाली सहभागिता। इट मीन्स पावर को, जो किस तरह से पावर को यूज़ करने में, पावर में जो शक्ति में जो पार्टिसिपेट करता है और जिसका जो इन्फ्लुएंस होगा बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगा, वो व्यक्ति होगा नागरिक। जिस व्यक्ति को राज्य के न्यायिक प्रशासन में भाग लेने से शक्ति प्राप्त हो जाए, उसे राज्य का नागरिक कहा जाएगा। और जो व्यक्ति न्यायिक शासन प्रणाली में भाग लेगा, या जो न्याय करेगा, या फिर जो न्याय शासन व्यवस्था में काम करेगा, वो व्यक्ति भी नागरिकता का पात्र होगा। तो अरस्तु पॉलिटिक्स के भाग 1 में नागरिकता के बारे में, नागरिकता के को परिभाषित करते हैं। ठीक है। अरस्तु ने अभी तक तो बता दिया कि कौन नागरिक है। अब वो ये भी स्पेसिफाई करते हैं, ये भी बताते हैं कि कौन नागरिक नहीं है, या फिर किसको वो नागरिकता का पात्र नहीं बताते, किसको वो नागरिकता में शामिल नहीं करते। तो अरस्तु ने ये भी बताया कि कौन नागरिक नहीं है। चलिए देखते हैं। तो जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, या बूढ़े लोग हैं, या दास हैं, इन व्यक्तियों को उन्होंने नागरिकता से बाहर कर दिया है। अब बच्चे क्यों? क्योंकि बच्चे अपरिपक्व होते हैं, मिच्योर नहीं होते हैं। उन्होंने जस्ट अभी उनको उतनी ज्ञान नहीं है, उनको उतनी समझ नहीं है, इतना उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं लिया है, ज्ञान नहीं प्राप्त है, तो वो परिपक्व हैं, इनमेच्योर हैं, तो इसलिए वो बाहर हो जाते हैं। ठीक है। वो अभी उस स्टेज में नहीं है, वो अभी लाइफ के उस स्टेज में नहीं है कि नागरिक बन सकते हैं, उनमें वो गुण नहीं है अभी। महिलाओं को उन्होंने कमज़ोर बोला है। तो महिलाओं को तो वो अ, अ, तर्क बुद्धि विहीन मानते हैं, कि उसमें महिलाओं में बुद्धि होती ही नहीं है, महिलाएं तर्क कर नहीं सकती हैं, महिलाएं दिमागी रूप से कमज़ोर होती हैं, निम्नतर होती हैं पुरुषों के समान। ठीक है। पुरुष जो हैं वो उच्चतर हैं, हाई हाई रैशनल हैं, हाई तार्किक हैं, लेकिन महिलाएं जो हैं वो तार्किक रूप से सोच नहीं सकती हैं। वो उनमें बुद्धि नहीं होती है, उनमें इतनी क्षमता नहीं होती है, न तार्किक क्षमता होती है, इसलिए वो नागरिकता से बाहर कर दी जाती हैं। बूढ़े लोग ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, सक्रिय नहीं होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, इसलिए उनको, क्योंकि उनमें शारीरिक क्षमता की कमी होती है, तो इसलिए उनको अब उनको हटा दिया गया है, नागरिकता से बाहर कर दिया है।
दास लोग को भी वो कहते हैं कि दास में वो सद्गुण नहीं है, वो रैशनल नहीं है, वो बुद्धिमान नहीं है, वो स्वामी की तरह सोच नहीं सकता है, वो स्वामी की तरह आचरण नहीं है उसका, तो वो क्या है, वो नागरिकता का पात्र नहीं है, क्योंकि वो विवेकशील नहीं है। और वो स्वामी को जो मैन है, जो व्यक्ति है, वो विवेकशील है। ठीक है, तो दास विवेकशील नहीं है, तो इसलिए वो दास को भी बाहर निकाल देते हैं नागरिकता के पात्र से। तो अब बताते हैं वो कि नागरिक है कौन। अब उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि नागरिक कौन है। तो बताते हैं कि प्रशासन में जिसका हिस्सा हो, राज्य चलाने में जो सहयोगी हो, निर्णय निर्माण में जो सहयोगी या जो वोट करता हो, ये सभी लोग नागरिक हैं। ठीक है, प्रशासन में, शासन व्यवस्था में जिसके हाथ में बागडोर है, जो शासन व्यवस्था को चला रहा है, जो सारे इंपॉर्टेंट निर्णय ले रहा है कि समाज के लिए क्या सही है, समाज के लिए क्या गलत है, ऐसे लोग जो शासन में अपना डिसीजन देते हैं, जिनका डिसीजन इम्पॉर्टेंट होता है, जो वोट देते हैं, ऐसे लोग नागरिक होते हैं। तो अरस्तु ने ये अपने नागरिकता के ऊपर विचार पेश किए हैं। तो अरस्तु कहते हैं, अरस्तु कहते हैं राज्य को, अरस्तु ने राज्य को नागरिकों की सामूहिक संस्था बताया है। और अरस्तु कहते हैं कि जो अच्छा नागरिक होता है ना, वो संविधान का पालन करता है। और वो अच्छा नागरिक जो है वो जन मामलों में हिस्सेदारी लेता है, जन मामलों में हिस्सेदारी लेता है। ठीक है, और वो संविधान को फॉलो करता है। ठीक है, तो अरस्तु नागरिकता के कुछ गुण बताते हैं। और अच्छी शिक्षा से अच्छा नागरिक बनाया जा सकता है, ऐसा अरस्तु बोलते हैं। अरस्तु और प्लेटो वैसे दोनों का मानना है कि अच्छी शिक्षा से अच्छा नागरिक बनाया जा सकता है। और भ्रष्टाचार को भी अच्छे नागरिक अच्छे होंगे, आदर्श होंगे, तो भ्रष्टाचार भी रोका जा सकता है। वस्तु के दास और संपत्ति से रिलेटेड उनका जो विचार है, उनके जो तथ्य हैं, उसको पढ़ने की, समझने की कोशिश करते हैं। अरस्तु संपत्ति के बारे में बताते हैं। अरस्तु कहते हैं कि जो संपत्ति है वो यह निर्धारित करता है कि परिवार की सुरक्षा कैसे होगी, परिवार के जो जीवन निर्वाह की जो आवश्यकताएं हैं, सुख सुविधाएं हैं, वो प्राप्त होंगे। तो ये सब संपत्ति के ऊपर आधारित होता है। संपत्ति होगी तो वो सुरक्षा कर पाएगा, सुख सुविधाएं को पूरा कर पाएगा, है ना। तो वो संपत्ति को इम्पोर्टेंट बताते हैं, वो संपत्ति को इम्पोर्टेंट बताते हैं। अरस्तु बताते हैं कि अरस्तु जो है वो निजी संपत्ति को समर्थन करते हैं। वो कहते हैं कि व्यक्ति के पास अगर निजी संपत्ति होगी तो वो मोटिवेटेड रहेगा काम करने के लिए। ठीक है, वो कार्य करने के लिए मोटिवेट रहेगा। तो संपत्ति का वो समर्थन करते हैं, सीमित। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर संपत्ति रखने का अधिकार दे दिया है तो आप बहुत सारी संपत्ति का अर्जन अर्जन करने के बारे में वो नहीं बताते हैं। वो कहते हैं कि संपत्ति थोड़ी होनी चाहिए, संपत्ति सीमित होनी चाहिए, जिसमें वो अपने जीवन निर्वाह कर सके। उतनी संपत्ति होनी चाहिए जिसमें उनका गुजारा हो जाए। और वो संपत्ति का सार्वजनिक प्रयोग के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि संपत्ति जो है वो ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के कंट्रोल में रह जाएगी, कुछ लोग ही उसका यूज़ कर पाएंगे। वो सभी लोग उसका उपयोग करें, सभी लोग उसका इस्तेमाल करें। वो इस पे अपना समर्थन, वो इसको ज़रूरी बताते हैं। ये दो प्रकार बताए हैं कि संपत्ति को उन्होंने डिवाइड किया है, और वो संपत्ति को इम्पॉर्टेंट भी मानते हैं अरस्तु। प्लेटो की तरह नहीं है कि संपत्ति का साम्यवाद कर दिया, फिलोसफर्स के पास, सैनिक वर्ग के पास कोई संपत्ति नहीं रहेगी ताकि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, वो अपने कार्यों से ध्यान भटाकर वो करप्ट ना हो जाए। वो बल्कि ये बताते हैं कि संपत्ति जो है वो किसी व्यक्ति की आवश्यकताओं को, ज़रूरतों को पूरा करता है, और ज़रूरत के अनुसार संपत्ति होना चाहिए। तो और वो करप्शन से बचने के लिए वो लिमिटेड संपत्ति की बात करते हैं। तो अरस्तु बहुत प्रैक्टिकल है। अरस्तु ने संपत्ति का उपयोग, संपत्ति का अर्जन, दोनों को समर्थित किया, दोनों को समर्थन दिया, प्लेटो की तरह साम्यवाद नहीं किया है। देखते हैं कि उन्होंने दो प्रकार की संपत्ति, निर्जीव संपत्ति, सजीव संपत्ति। ठीक है, निर्जीव, सजीव, लाइफलेस, एनिमेट। अब देखो, जो निर्जीव है वो धन, सोना, चांदी, पैसा, ये निर्जीव संपत्ति होगी। ठीक है, जो सबके पास होती है ना। और सजीव संपत्ति, जानवर। ठीक है, पहले तो सिर्फ जानवर, सजीव संपत्ति में जानवर, गाय, भैंस, घोड़ा, ये सब जो पालतू पशु होते हैं, इनको हम पाल कर इनसे
हम अपना इनके उत्पादन से हम जो संपत्ति हमें प्राप्त होती है वो सजीव संपत्ति कहलाती है। साथ ही वो दास को भी ऐड कर देते हैं सजीव संपत्ति में। वो कहते हैं कि दास भी एक संपत्ति है, एक व्यक्ति का संपत्ति है दास। वो दास को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं एज ए संपत्ति के रूप में। और अरस्तु कहते हैं कि अरस्तु ने ना प्राकृतिक असमानता का समर्थन किया है, ठीक है, क्योंकि दास व्यक्ति है, ठीक है। तो वैसे अगर हम नैतिक रूप से देखें तो किसी व्यक्ति को संपत्ति मान लेना वो गलत है ना, क्योंकि उसका खुद का अस्तित्व है, उसकी खुद की लाइफ है ना। लेकिन यहाँ पर अरस्तु ने दास को और दास को असमानता से जोड़ा है कि वो असमान है, प्राकृतिक रूप से असमान है, वो विवेकशील नहीं है, वो बुद्धिमान नहीं है, वो तार्किक नहीं है, इसलिए वो दास है, ठीक है। तो उन्होंने दास का समर्थन किया है। तो दास के ऊपर वो कहते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं वो शासन करने के लिए जन्म लेते हैं, ठीक है, जो स्वामी होते हैं, जो रैशनल होंगे, जो तार्किक होंगे, जो सोच समझ सकते हैं, जो विचार कर सकते हैं, ठीक है, विचारशील प्राणी होते हैं, तो ऐसे वो स्वामी होंगे। और दूसरे व्यक्ति वो होंगे जो दास होंगे, जिनका जन्म ही कि क्यों हुआ है, सेवा करने के लिए हुआ है, ऐसे शासक वैसे स्वामी जैसे वर्गों की सेवा करने के लिए हुआ है। तो वो यहाँ पर असमानता को, प्राकृतिक असमानता को समर्थन, क्योंकि ये असमानता है, एक व्यक्ति को स्वामी, दूसरा व्यक्ति दास, ठीक है, तो ये असमानता है, तो उसका समर्थन करते हैं, क्योंकि वो बौद्धिक स्थिति के आधार पर समर्थन करते हैं। बौद्धिक रूप से एक कमज़ोर है, ठीक है, एक कमज़ोर है और एक शक्तिशाली है, इसलिए वो इस असमानता को स्वीकार करते हैं। तो वो कहते हैं कि स्त्री देखो, स्त्री कैसी होती है, स्त्री पुरुषों से हीन होती है, पुरुषों के अधीन होती है, केवल आदेश का पालन करती है, ठीक है। तो उन्होंने स्त्री को भी क्या बताया, बहुत ही ज़्यादा अधीन। वो स्त्री के मामले में अपना ऐसा विचार पेश करते हैं कि स्त्री जो है ना, वो उनका जो कार्य है वो घर के काम और जो बच्चे का पालन पोषण है, या फिर जो उनका स्वामी है उनके आवश्यकताओं को ध्यान में रखना, उनके आवश्यकताओं की पूर्ति करना, उनके ज़रूरतों की पूर्ति, उनके दैनिक जीवन में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, उनका जो दैनिक कार्य है उसमें कोई बाधा, उनका जो उनके जीवन की प्रक्रिया में जो भी उनके घरेलू संबंधित कार्य हैं, ज़रूरतें हैं, वो सब स्त्री पूरा करेगी, वो उसका ध्यान स्त्री रखेगी, ठीक है। तो वो उसी लेवल पर वो काम करेगी, अपना घरेलू लेवल पर, ठीक है, घरेलू स्तर पर काम करेगी। उसका काम घर से बाहर नहीं होना चाहिए, राजनीतिक नहीं है स्त्री बिल्कुल भी, या फिर घर से बाहर निर्णय निर्माण नहीं कर सकती स्त्री, ठीक है, स्त्री राजनीतिक नहीं है, स्त्री घर में रहेगी, बच्चों का पालन पोषण करेगी और प्रजनन क्रिया में उसका रोल रहेगा बस, ठीक है। तो वो तार्किक रूप से स्त्री को हीन समझते हैं, बुद्धिहीन समझते हैं, आधीन समझते हैं। वो कहते हैं कि स्त्री को सिर्फ पुरुषों की आदेश का पालन करना चाहिए, जैसा पुरुष कहते हैं वैसा करना चाहिए। उनकी सोच थोड़ी पुरानी है, ठीक है, इस मामले में। और वो बताते हैं कि जो व्यक्ति है, ठीक है, जो स्वामी है वो कैसा है, मैन है, जो स्वामी है वो कैसा है, वो मेधावी है, बुद्धिमान है, बौद्धिक बल है, वो ज़्यादा टाइम क्या करेगा, वो अपने बुद्धि का इस्तेमाल करेगा, वो अपने बौद्धिक क्रिया में लगा रहेगा, ठीक है। उसका काम क्या है, सोचना, समझना, लिखना, पढ़ना, ठीक है, तो यही उसका काम है। और इस काम के लिए उसे समय मिले, इसलिए वो दास को इम्पोर्टेंट बताते हैं कि बाकी जो उसके दैनिक क्रिया से संबंधित कार्य होंगे वो दास करेगा, वो पत्नी करेगी, ठीक है। तो वो जो दास है वो विवेक शून्य है, बुद्धिहीन है, शारीरिक बल है उसमें। तो दास, स्वामी का जो भी शारीरिक बल वाला काम होगा वो दास संभालेगा, जैसे घर में जो भी इम्पोर्टेंट काम होंगे शारीरिक बल वाले वो सारे दास करेगा, ठीक है। और अरस्तु ने समाज में दास केवल शारीरिक कार्य करते हैं, जबकि समाज में स्वामी जो है वो अपने बुद्धि का प्रयोग करता है, राज्य को चलाने के लिए सहयोग देता है। और अब क्योंकि स्वामी को काम करने के लिए समय चाहिए, स्वामी को काम करने के लिए समय चाहिए, बौद्धिक कार्य में समय लगता है, समय चाहिए सोचने समझने के लिए, इसलिए दास का यह भूमिका होगी कि वो स्वामी के सारे कार्यों को करे, ठीक है, और स्वामी को फ्री रहने दे, ताकि वो अपने सारे काम, बौद्धिक क्रियाएं वाले सारे काम स्वामी फ्रीली होकर कर सके। इसलिए उन्होंने दास को इतना महत्वपूर्ण बताया है स्वामी के लिए, ठीक है, इसलिए उन्होंने बहुत संपत्ति में कैटेगराइज कर दिया दास को, ठीक है। दास का मुख्य उद्देश्य है स्वामी को अवकाश प्रदान करना, ठीक है, स्वामी को फ्री रखना। स्वामी फ्री रहेगा तो स्वामी ज़्यादा बौद्धिक कार्य कर सकेगा।
अरस्तु बताते हैं कि दास प्रथा बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही स्वाभाविक है, ठीक है, और ये उचित भी है। इन दोनों वर्गों का इन दोनों वर्गों का हित इसी में निहित होता है, ठीक है, कि दास का जो हित है वो इसी में है कि वो अपनी स्वामी की सेवा करे। वो कहते हैं कि अगर दास स्वामी के साथ रहेगा तो वो सीखेगा, समझेगा, वो भी थोड़ा सा बुद्धिमान हो जाएगा, धीरे धीरे तार्किक हो जाएगा। वो ऐसा कहते हैं कि दास जो है वो स्वामी से सीखता है उसके साथ रहकर, ठीक है। तो दास स्वामी के सतगुण प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? सतगुण, बुद्धि प्राप्त करता है, तर्क करने की, सोचने की, समझने की क्षमता प्राप्त करता है। और जबकि स्वामी को उसके दिनचर्या में शारीरिक कार्य होते हैं उससे छुटकारा मिल जाता है। जो भी स्वामी का फिजिकल वर्क होता है उससे उसको छुटकारा मिल जाता है। इससे आराम या अवकाश मिलता है स्वामी को। और उसका प्रयोग ये है कि अधिक सत्वगुण प्राप्त करने पर वो बौद्धिक कार्यों में करने लगता है, ठीक है। और जो स्वामी है वो फ्री रहेगा, आराम करेगा, अवकाश करेगा, तो वो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अपने बौद्धिक कार्य को कंप्लीट कर लेगा, अच्छे से काम करेगा। तो ये था अरस्तु का दास का विचार। दास को उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है, क्योंकि दास स्वामी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ताकि स्वामी फ्री रहे। दास स्वामी के बदले का सारा जो मेहनत का काम है, सारा उसके घर का काम है, सारा करेगा, ताकि स्वामी चिंता मुक्त रहकर फ्रीली, एकदम फ्रीली माइंड से अपना सारा काम कर सके। तो ये थे अरस्तु के दास का कॉन्सेप्ट, अरस्तु के संपत्ति का कॉन्सेप्ट। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से, इस वीडियो में जो भी समझाने का प्रयत्न किया गया है ये आपको समझ में आया होगा। जो भी आपकी समस्याएं हैं, डाउट्स हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा पॉलिटिकल स्टडीज़ का चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सभी इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर प्राप्त होते रहेंगे। और फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। इन सभी के जो लिंक हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहाँ जाकर इसे देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे वीडियोस देखने के लिए। बाय बाय, अपना ध्यान रखना।